नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर पे। मैं हूं विश्व मोहन। अब सबसे पहले पॉलिटिकल खबर के साथ अभी शुरुआत कर लेते हैं। कल बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र में किन किन सेक्टर पर फोकस रह सकता है, आम आदमी, किसान, महिलाओं, युवाओं को साधने के लिए बीजेपी क्या बड़ी घोषणा कर सकती है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ ए.के. मिश्रा जुड़ गए हैं। साथ ही बीजेपी दफ्तर से हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी भी मौजूद है। सबसे पहले सुमित, आपका रुख करेंगे और बीजेपी मैनिफेस्टो में क्या कुछ रह सकता है बताएं। क्या कुछ डिटेल्स आपको मिल रहे हैं, सोर्सेस क्या बता रहे हैं आपको? बहुत समय से इंतजार था और पहले चुनाव के लगभग एक हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी कल अपने हेडक्वार्टर में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। इसकी बात कही संकल्प पत्र जो माना जाएगा। यहाँ पे बीजेपी के सीनियर लीडर होंगे राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी खुद आ सकते हैं, अमित शाह होंगे और जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो होंगे। जो फोकस होगा वो होगा यूथ पे, विमेन पे, यानी युवाओं और महिलाओं पे, किसानों पे और एक विकसित भारत की तरफ, ये सब फोकस होगा। दूसरा ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि कैसे पीएम मोदी, जो कि हम जानते हैं कि जो मुख्य चेहरा है पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का, वो कैसे उनको भुनाया जाएगा। मोदी की गारंटी एक थीम चली आ रही है, कई महीनों से हम वो सुनते आ रहे हैं, उससे जुड़ी स्कीम्स यहाँ अनाउंस की जाएंगी। दो स्कीम हो सकती हैं, आयुष्मान भारत जिसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, और किसानों की जो प्रति वर्ष जो उनको पैसा या मुआवजा दिया जाता है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें हम, कुछ स्कीम्स युवाओं पर होंगी, स्टार्टअप सेक्टर को लेके भी ये सब हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे हम जानते हैं कि पिछले 10 साल से रूल कर रही है और अब चुनाव का पहला चरण अप्रैल 19 को है। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें उसने काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनको ख़त्म करने की बात की थी। आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओबीसीज के लिए कहा था, और ये कहा था कि वो कुल मिलाकर जो है एक अलग तरह से भारत का निर्माण करेंगे, जिसका उन्होंने न्याय पत्र जिसका नाम दिया था। तो सब मिलाकर देखना ये होगा कि कल कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, क्या स्कीम्स होती हैं, उसको देखने की काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी बात रहेंगी। ओके, शुक्रिया सुमित, डिटेल्स लाने के लिए। ही कहां पर फोकस रह सकता है मैनिफेस्टो में, आपने ये बता दिया। लेकिन अब हमारे साथ ए.के. मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। शुक्रिया ए.के. मिश्रा सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहला, आपको क्या लगता है किस तरह के स्टैंड आउट पॉलिसी और प्रोमिसेस बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है? किस तरह की झलक दिख सकती है इस मैनिफेस्टो में? देखिए, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या हो सकता है, जैसे कांग्रेस ने अपना दिया, इसके दो पैरामीटर होते हैं। एक तो होती है जो कोर आइडियोलॉजी है पार्टी की, डेफिनेटली उस आइडियोलॉजी की एक परमानेंट बेसिस पे बात हमेशा वो पार्टी करेगी। राम मंदिर हो गया, सनातन हो गया, राष्ट्र प्रेम हो गया, भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें हो गई, ये बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है। तो बीजेपी इस पे भी शुरू से बहुत बात करती आ रही है और उन चीजों को ये करेगी, ये दोहराएगी अपने घोषणा पत्र में कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। इससे संबंधित जितनी चीजें, जितने पॉइंट बीजेपी अभी बात करती आ रही है, उनको स्ट्रेंथन करने का काम डेफिनेटली वो इस घोषणा पत्र में कर सकती है। दूसरा पॉइंट होता है किसी भी घोषणा पत्र को डिवाइस करने का, वो ये होता है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो चुनौतियां चल रही हैं, उनका इमीडिएट रिलीफ देना, इमीडिएट सोल्यूशन देना। आप देखिए, जैसे कांग्रेस ने बोला कि हम 1 लाख रुपए देंगे, 1 साल की अप्रेंटिसशिप इमीडिएट हम देंगे, ये सब करंट जो है प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। तो इसमें भी बीजेपी ऑलरेडी इस चीज को, जैसे उन्होंने बोला था कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, महिला सशक्तिकरण और इकोनॉमिकल, मतलब कि हर हाथ को जो है फाइनेंशियली मजबूत बनाया जाए। तो हो सकता है कि जो क्वांटिटी उन्होंने लखपति दीदी की बोली थी उसको बढ़ा दे, या उसमें वैल्यू एडिशन करते हुए लखपति की जगह 10 लखपति वगैरह कर दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो सबसे बड़ा विपक्ष का प्रहार रहता था, वो नौकरी को लेकर के हमेशा मुद्दे उठते रहते थे। तो बीजेपी डायरेक्ट इस तरीके से, जैसे कि नौकरी देंगे हम, इस पे तो नहीं जाएगी, लेकिन नौकरी की जगह वो रोजगार पे बहुत ज्यादा फोकस करेगी, स्वरोजगार पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करेगी, छोटे लोगों के लिए। और फोकस करेगी कि जब आप विद्यार्थी हैं और पढ़ करके निकले, तो आप अपने रोजगार करें, आप एंटरप्रेन्योर बने, और उसी में से कुछ एंटरप्रेन्योर यूनिकॉर्न बन करके निकलेंगे। बीजेपी इस चीज का बहुत प्रचार करती है कि देश में आज कितने यूनिकॉर्न हो गए हैं। ये एक सफलता, ये एक किसी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता भी होती है।
तो रोजगार पे फोकस कम करते हुए बीजेपी कुछ इस तरीके से फोकस कर सकती है युवाओं के लिए कि हम आपको ऐसे सपोर्ट देंगे मॉनेटरी लोन वगैरह के मामले में कि आप अपना बिजनेस शुरू करें, और हो सकता है उस पर बहुत कम इंटरेस्ट लगे, या सरकार इस रिस्क को भी कवर कर सकती है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करिए, अगर फेलियर होता है तो वो रिस्क जो है वो गवर्नमेंट का होगा। ये मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार कर सकती है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट फोकस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है उसको यह मान लेना चाहिए कि विपक्ष के सारी पार्टियों का मिला जुला वो घोषणा पत्र है, सेंट्रल वे में वही चल रहा है, सेंट्रल पॉइंट वही है। तो उस घोषणा पत्र के कंपैरिजन में बीजेपी बहुत ही क्यूरियस होकर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसको पढ़ के जो चुनौतियां हैं, यहाँ एक ही चुनौती आ रही है कि कांग्रेस ने जो 5 स्तंभ चुने हैं और 25 गारंटी देने का वादा किया है, इधर मोदी की गारंटी है और उधर उनकी कांग्रेस की 25 गारंटी है। तो बीजेपी अपने कोर आइडियोलॉजिकल वे में जाते हुए और इन चीजों को दिखाते हुए कि हमने जो पहले बोला वो चीज हमने अभी भी किया, तो गारंटी वर्सेस गारंटी की लड़ाई होगी ये यहाँ पे। ओके। ओवरऑल फेथ जीतने की लड़ाई जी, होगी, जी। विश्वास को हासिल करने की लड़ाई होगी। ओके सर, अब मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि क्या लग रहा है इस मैनिफेस्टो के जरिए आपको लगता है कि आगामी चुनाव जो होंगे इस ये उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा और बीजेपी को मदद करेगी? और दूसरा, जो प्रतिद्वंदी जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रिया या उनकी तैयारी या स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इसके बाद? देखिए, 2 चीजें होती हैं कि बीजेपी अगर मैनिफेस्टो दे रही है या कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो दे रही है तो वो अनंतिम उनका पत्र होता है रिटन में, उनके प्रॉमिसेस, उनके मुद्दे। प्रॉमिसेस तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रॉमिस को पूरा करना जरूरी होता है, सरकारें हर प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन उनके मेन मुद्दे फोकस किस पे रहेगा, रिटन में होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसकी इन्फ्लुएंसिबिलिटी अगर बहुत अच्छी रही तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर सकती है। अब सवाल ये है कि बीजेपी जिन जिन चीजों को देगी, ज्यादातर चीजों पे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह इन सब पे तो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन दोनों जब बीजेपी का भी आपका ये देखिए मैनिफेस्टो आ जाएगा तो ये एक तरीके से बहुत जबरदस्त प्रहार होगा मैनिफेस्टो, मतलब ये मुद्दे वर्सेस मुद्दे की जो लड़ाई वो है वो खत्म होकर के जो इन दोनों के जो वचन पत्र है लड़ाई, एक बहुत बड़ा ओपन जंग ये शुरू हो जाएगा। कल जैसे ही बीजेपी का वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र जो भी आप बोले आएगा गारंटी पत्र जो भी आएगा, ये एक इतनी जबरदस्त जो है यू टर्न देगा मुद्दों को कि सारे मुद्दे दोनों मेन पार्टियों के, दोनों जो राइवल पार्टी हैं उनके वचन पत्र, न्याय पत्र, उनकी गारंटी पे जो है वो चला जाएगा। और पूरे इलेक्शन अगर देखेंगे तो डेफिनेटली वो ये मुद्दे जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं उस पे चलता रहेगा, मुद्दे उठते रहेंगे। अब इन्फ्लुएंसिबिलिटी केवल 2 पैटर्न पे आएगी। कोर वोटर देखा जाए, भारत में आज भी कोर वोटर देखा जाए तो आइडियोलॉजी के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करता है। जो वोटर शिफ्ट होते हैं वो अपने करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम या चैलेंजेस के कारण शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर महंगाई कोई बहुत जबरदस्त है तो महंगाई से आदमी पीड़ित रहता है, उससे रिलीफ की अगर कोई बात करेगा तो डेफिनेटली वोटर उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं, अपना वोट भी वो उनको दे सकते हैं। तो महंगाई भी एक जबरदस्त चैलेंज या मुद्दा बीजेपी के लिए रहेगा और हो सकता है कि अपने संकल्प पत्र में बीजेपी इस चीज का भी जिक्र करे और महंगाई को कंट्रोल करने का जो बैकबोन है, हो सकता है वो ये घोषणा कर दे कि पेट्रोल के दाम हम इतने सस्ते कर रहे हैं, एलपीजी के दाम पे हम इतना रिबेट दे रहे हैं या सस्ते कर रहे हैं, या बिजली वगैरह कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसी वस्तुएं सेवाएं जिसके दाम घटने या बढ़ने से इमीडिएट महंगाई, दूसरी चीजों के दाम बढ़ या घट जाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो आते हैं। हो सकता है बीजेपी इस पे कुछ छूट देने की भी घोषणा करे। तो किस तरह का रहता है, किस तरह के बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन इसके बाद आता है, काफी गहमा गहमी कल रहने वाली है। शुक्रिया एके मिश्रा सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और खबर बता दें कि गर्मी में बिजली डिमांड को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला किया है। क्या है वो अहम फैसला, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश बताएं। देखिए, बिजली की भारी डिमांड को पूरी करने के मकसद से सरकार ने काफ़ी अहम फैसला लिया है
ऊर्जा मंत्रालय ने गैस बेस्ड पावर प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में इमरजेंसी क्लॉज के इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल किया जाएगा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गर्मियों के सीज़न में जो भारी बिजली की डिमांड की संभावना है उसको मीट किया जा सके। इसका मतलब ये है कि इस इमरजेंसी क्लॉज के इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अब वैसे पावर कंपनीज जो कि गैस बेस्ड पावर प्लांट्स ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और जब भी सरकार कहेगी कि ऐसे पावर प्लांट्स को ऑपरेशनलाइज करना है, वो ऐसा करने के लिए बाध्य होंगी। ये जो नया ऑर्डर है वो 1 मई 2024 से प्रभाव में आ रहा है और 30 जून 2024 तक प्रभाव में रहेगा। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने इस तरह के सभी पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त दी है कि अगर उनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है तो बिजली की बिक्री जो है वो पावर एक्सचेंजेस से की जा सकेगी। साथ ही साथ वैसे कंडीशन में जहां पावर परचेज एग्रीमेंट तो है, लेकिन जिन डिस्कॉम्स के साथ पीपीए है वो पावर लेने से या पावर खरीदने से मना कर रही हैं, ऐसी सूरत में वो जो पावर है वो पावर एक्सचेंजेस के थ्रू बेची जा सकेगी। ये सहूलियत जो है इस तरह के जनरेशन कंपनीज को दी गई है। इसके अलावा गेल के साथ एक समझौता हुआ है कि वो सफिशिएंट गैस की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन हुआ है चेयरमैन सीए की अध्यक्षता में, ताकि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ग्रिड इंडिया को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो एडवांस में इस तरह के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को इस बात की जानकारी देगी कि आखिर कब उन्हें गैस बेस्ड पावर की ज़रूरत है और कब ऐसे पावर प्लांट्स को ऑपरेशनलाइज करने की ज़रूरत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है और दरअसल ये सारे फैसले इस बात के कॉन्टेक्स्ट में लिए जा रहे हैं कि इस बार गर्मियों में जो पीक आवर पावर डिमांड है वो 250 गीगावाट को भी पार करने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी सूरत में सफिशिएंट पावर की उपलब्धता को सुनिश्चित की जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। ओके, शुक्रिया प्रकाश ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि गर्मियों को लेकर क्या सरकार की तैयारी चल रही है। इस बार आपको बिजली की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम तरह से काम किया जा रहा है। चलिए आगे बता दें कि वित्त वर्ष 2024 में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि FY25 में भी ऑटो सेक्टर का आउटलुक बेहतर रह सकता है। ऑटो सेक्टर का आउटलुक जानने के लिए हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। ओके, चलिए कुछ टेक्निकल दिक्कत है। ये इंटरव्यू जो विनोद अग्रवाल से हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब ब्रेक से पहले भी आपको बता रहे थे कि वित्त वर्ष 2024 में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि FY25 में भी ऑटो सेक्टर का आउटलुक बेहतर रह सकता है। ऑटो सेक्टर का आउटलुक जानने के लिए हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी ने SAM के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल से खास बातचीत की। ने आज भारतीय ऑटो जगत के नंबर्स अनाउंस किए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, पर कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं और इलेक्शंस को लेकर भी कुछ बातें हो रही हैं, हमेशा चर्चा रहती है। इसके बारे में आज बातचीत करेंगे हम मिस्टर विनोद अग्रवाल जी से, जो कि SAM के प्रेसिडेंट हैं। सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं, जो साल अभी गया, क्या पॉजिटिव थे और उसमें से कितना जो है वो कंटिन्यू करेगा अगले साल भी? सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि इंडस्ट्री ग्रो करी है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री जो अगर आप सारा इकट्ठा देखते हैं, अगर पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स ऑल पुट टुगेदर, ओवरऑल ग्रोथ हैज बीन 12.5% का ग्रोथ पूरे साल में हुआ है। और उसमें पैसेंजर व्हीकल्स ने तो नया एक पीक टच किया है। तो डोमेस्टिक में 4.2 मिलियन कार्स बिकी हैं और ओवरऑल इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स 5 मिलियन के आसपास पैसेंजर कार्स बिकी हैं। और टू व्हीलर्स में भी पूरे साल में 13.5% का ग्रोथ रहा है। कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ रहा है, क्योंकि उसमें एक तो काफ़ी माइग्रेशन हुआ है बड़े ट्रक्स में, जहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा होती है, परंतु उसके लिए फिर नंबर्स कम हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह था कि कुछ प्री बाइंग पिछले साल हो गई थी, क्योंकि नए नॉर्म्स आ गए थे BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स 14223 से, जिसके कारण से 2022-23 का जो क्वार्टर 4 था वो बहुत स्ट्रांग था। तो उसके कारण से कुछ नंबर पिछले साल में शिफ्ट हो गए थे। तो ये दो कारण रहे, बट फंडामेंटली कोई कारण नहीं है कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। आपने एक बात कही सर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की कि पेंटअप डिमांड आएगी इलेक्शंस खत्म होने के बाद। किस तरह की पेंटअप डिमांड होगी, कितनी ज्यादा होगी पहले से साथ में? ये
पैंटम डिमांड इसलिए होगी कि मेरे को लगता है कि इलेक्शन जब नई गवर्नमेंट जब आएगी तो उसमें काफ़ी और प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, क्योंकि अभी तो लोग काफ़ी इलेक्शन में बिजी हैं, तो थोड़े से प्रोजेक्ट्स अगर कम हो रहे हैं तो इलेक्शन के बाद पूरी जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी अपनी जगह पे तो उसके बाद बहुत प्रोजेक्ट्स आएंगे। जब प्रोजेक्ट्स आएंगे तो फिर उसमें कमर्शियल व्हीकल्स का जो है डिमांड और बढ़ेगा। और एक आखिरी सवाल टेस्ला को लेकर, इलॉन मस्क ने अनाउंस कर दिया भारत आ रहे हैं, पीएम मोदी से मिलेंगे। आपका क्या कैसा देखते हो आप टेस्ला का भारत आना? जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो निवेश करेगी भारत में। बहुत अच्छी बात है, अगर भारत में और निवेश हो रहा है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर टेस्ला भारत में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए आपको अब एक अहम खबर बता दें कि दलहन उत्पादन को लेकर देश में स्थिति क्या है। सरकार की लगातार कोशिश हो रही है कि हम आत्मनिर्भर बन जाए दलहन उत्पादन में, लेकिन इस तरह की स्थिति बनती फिलहाल दिख नहीं रही है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन का उत्पादक भी है, कंज्यूमर भी है और इंपोर्टर भी है। पिछले 10 साल पहले की अगर बात करें 2014 के आसपास की, तो हम 172 लाख टन देश में दलहन का उत्पादन था, जो 2020-21 में 255 लाख टन हो गया और फिर इसके साथ साथ वो बढ़कर 275 लाख टन के आसपास हो गया है। तो अगर इसमें कंट्रीब्यूशन देखें तो कुल दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन कुछ दलहन ऐसे हैं जहां पर लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। 10 साल में तुअर का उत्पादन 1.2% और मूंग का उत्पादन 12% बढ़ा है, यानी तुअर का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें जो दलहन का कंट्रीब्यूशन है, किस दाल की कितनी भागीदारी है, तो उसमें अगर आप देखें तो काबुली चना और बंगाल चना जो वो अगर टोटल देखें चने की कंट्रीब्यूशन तो करीब 49% के आसपास है और बाकी मूंग का 14 और तुअर का 12.5%। लेकिन तुअर की जो हिस्सेदारी है वो लगातार कम होती जा रही है और इंपोर्ट पर निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये निर्भरता कम हो और यहाँ पर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और अपडेट आपको दे दे कि भारतीय खाने को दुनिया के सामने अलग अंदाज में पेश करने वाले रणवीर बरार आज आम घरों में भी जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। टीवी शो मास्टर शेफ में बतौर जज खरी खरी बातें करनी हो या फिर यूट्यूब पर खेल खेल में कुकिंग सिखाना, रणवीर अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बना चुके हैं। मास्टर शेफ रणवीर बरार से हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने खाने पर खास बातचीत की। आइए उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिखा देते हैं। The food scene in India is actually exploding. Content creation, restaurant, experimentation with cuisine. For somebody who's watching the show, who's in their 20s, they say, look, I take inspiration from Chef Brar. देखिए क्या कमाल करा उन्होंने. From a chef to a celebrity chef to a master chef judge, restaurateur and now content creator. Do you think there is serious scope to make money in this entire circuit? Yeah, this is for everybody who's saying that Ranveer has made it big. To give you an example, I think cricket is a good example to give here. That our generation is not even, we are the Bishan Singh Bedis of the food world. The Virat Kohlis are yet to come. तो T20 तो चालू ही नहीं हुआ है अभी तो टेस्ट मैच पे ही चल रहे हैं हम लोग, राइट? अभी तो अगर लग रहा है कि दिस इज सक्सेस, so you know, if you are somebody who's looking to get into food, you have no idea. The Virat Kohli generation, abhi to the Oscar generation has to come, the Kapil Dev generation, abhi to bahut maza aane wala hai. If we would have met in 2014, we would have been discussing a very different kind of a food scene. Blogging had just about started, content creation was still very niche. Not everybody was a domain expert. Today, content creation, I think, a volume mein ho raha hai. So we know the scene today. But in 2034, hypothetically, हम चाय पे फिर चर्चा अगर करते हैं, तो हम क्या बात करेंगे फूड सीन की? We'll be talking about virtual interactions with food. I think in the whole ये जो खाने का space है ना, उसमें आप डांस देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, खाना आप सिर्फ देख रहे हो, right? I think the food world will move to a place where interacting with food beyond just the screen is going to become faster, easier, and it's not just click to buy. It's also avenues that are going to get created. I think wo jo hai, it's going to become more sensorial, and it's going to just and that's when the game is going to become bigger with AI and with everything else that's coming into place. I think that AI will come in food. Absolutely.
Absolutely. It'll come in our lives. Food is an extension of our life. I mean, like I said, see, whether you say I like food or I don't like food, doesn't matter. You still have breakfast, lunch, and dinner. आपके एक पेयर हैं संजीव कपूर, उन्होंने कभी नया प्रोडक्ट निकाला है, रोबोट विल डू कुकिंग. तब इसमें क्या होने वाला बताएं. हाँ, no, so I'm aware of that product. I think it's a very, very interesting product. So, I think कहने का मतलब, what that product is, what does is basically it's sort of you fill it, shut it, forget it, sort of a thing. But I think eventually in the whole robotic space, robots doing cooking, I don't see that as a हमेशा मंगवाना जो है ना खाना आसान रहेगा बनवाने से या बनाने से, right? Unless you're cooking for 5,000, 10,000, 20,000 people, a person sitting at home will always prefer to order in. He would, there's no point getting a robot and then worrying about the robot having to cook when you're only 2 or 3 people are eating. But larger quantities, you'll see a lot of technological interface. Food tech, I always say right now, is tech and food, right? There are these tech guys and there are these food guys. Why do the facts around food, they keep on changing, which is for the benefit of our viewers, if I break it down. 15 years ago, ghee was associated with fat. Today, ghee is supposed to be health. Olive oil is all healthy, but now the latest study is that we go back to basic, look at cold press oil or look at, sarson ka oil. Go back to what India actually produces. Why are food facts changing so much? And as a chef, what does that mean? See, one of the biggest reasons is that for the longest, we learned things the Western way. The Indian way is cause and effect. आप कोई चीज़ कुछ कर रहे हैं, उसका effect देख रहे हैं, और आप realize कर रहे हैं ये अच्छी है या नहीं अच्छी. The Western way is logic, analytics, and explanation. So for the longest way, because of our fascination with the West, हमको terms, logic से obsession था, right? खाने का जो basic मकसद है, वो है nourishment and its effect on the body. What goes in and how it sort of comes out.